अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअज़ुहुम इला बअज़ हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा इंसरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ज़िक्र खुदा के बाद बिलाशुबा ज़िक्र रसूल ही दिलों और समातों को तस्कीन देने का वाहिद ज़रिया है। मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देना चाहूँगा जनाब आरिफ महमूद साहब को कि वो आएँ और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। जब हाजी जा रहे थे हज पर तो मैंने उनकी फेवर में नात शरीफ पढ़ी और आप लोगों के लिए दुआ को हुआ। अब वो हजात वापस आ चुके हैं। इस नात में पूछते हैं कि कैसा उनका सफर रहा। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों पे रख कर, सर उनके कदमों पे रख कर झुक कर जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। गुंबदे खज़रा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। गुंबदे खज़रा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। गुंबदे खज़रा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। उस साए में रब के आगे, उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है। उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। दिल आँखें और रूह तुम्हारी लगती हैं सैराब मुझे। दिल आँखें और रूह तुम्हारी लगती हैं सैराब मुझे। दिल आँखें और रूह तुम्हारी लगती हैं सैराब मुझे। दर पे उनके बैठ के, दर पे उनके बैठ के आबे ज़मज़म पीना कैसा है। दर पे उनके बैठ के आबे ज़मज़म पीना कैसा है।
आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। दीवानों आँखों से तुम्हारी इतना तो पूछ तो लेने दो। दीवानों आँखों से तुम्हारी इतना पूछ तो लेने दो। दीवानों आँखों से तुम्हारी इतना पूछ तो लेने दो। वक्त दुआ रोज़े पे उनके, वक्त दुआ रोज़े पे उनके आंसू बहाना कैसा है। वक्त दुआ रोज़े पे उनके आंसू बहाना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। वक्त रुखसत दिल को अपने छोड़ वहाँ तुम आए हो। वक्त रुखसत दिल को अपने छोड़ वहाँ तुम आए हो। वक्त रुखसत दिल को अपने छोड़ वहाँ तुम आए हो। ये बतलाओ इशरत उनके, ये बतलाओ इशरत उनके दर से बिछड़ना कैसा है। ये बतलाओ इशरत उनके दर से बिछड़ना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सुभान अल्लाह। आरिफ साहब, आज का जो सेमिनार है उसके हवाले से मैं बताता चलूँ, जो फाइनेंस एक्ट 2024 में चेंजेस आई हैं डायरेक्ट टैक्स के हवाले से, आज हम उस पर हमारी आज की सेमिनार है। इसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से है उसमें एक और हम अलहदा से सेशन रखेंगे। अब फाइनेंस एक्ट में 2024 में जो चेंजेस इनकम टैक्स के हवाले से आई हैं उनकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, टैक्स पेयर के लिए क्या हर्डल्स हैं और कंसल्टेंट्स के लिए उसमें क्या चैलेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसी हवाले से अब मैं मदऊ करना चाहूँगा हमारे आज के स्पीकर जनाब मोहतरम नदीम भट्ट साहब को कि वो आए और फाइनेंस एक्ट 2024 में जो डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से चेंजेस हैं उन पे हमें ब्रीफ दें। शुक्रिया सर। ऊपर होगी, जरा इसको ओपन कर देंगे। ये राइट साइड पे बिल्कुल, ये इसको फिर नीचे से मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। चलो, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है यूजुअल यहाँ पे जितने भी हम सेमिनार करते हैं उसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि जिसने हमें मौका दिया कि हम लोग मिलके कुछ चीजें आपस में शेयर कर सकें। नॉलेज सिर्फ देना ही नहीं होता, हम ले भी रहे होते हैं, लोगों से लर्न भी कर रहे होते हैं। जितना इसको आप फैलाएंगे ये उतना ही कम लगेगा आपको। रोज उठ के ऐसे लगता है कि शायद भी सीखना बाकी है और भी सीखना बाकी है। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि ये एक समंदर की तरह है, किसी भी फील्ड का नॉलेज, स्पेशली टैक्सेस का। आप इसमें से जितना पानी निकालेंगे उससे ज्यादा अंदर आ जाएगा। तो आपको रोज हर वक्त हर दिन अपडेट रहना है। यही इसकी खूबसूरती है कि सिर्फ सीखना काफी नहीं होगा, इसको अपडेट भी साथ करना पड़ेगा। उसके बगैर अब जैसे हर साल ये अब 2011 में 11 या 12 में पहला एडिशन मैंने दिया था, अब 2025 आ गया।
13-14 साल गुजर गए, पता भी नहीं लगा कैसे गुजरा टाइम। बहरहाल आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो रिलेट कर रहा है जी डायरेक्ट टैक्सेस से। एक सेमिनार तो वैसे मैं कर रहा था फैसलाबाद में, उसकी वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है। एक अब इंशाल्लाह ताला आपके वाली भी रिकॉर्ड होगी तो ये भी आ जाएगी। एंड में फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेंगे, क्योंकि लर्निंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन में ही होती है। बाकी तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो शायद कोई क्वेश्चन हो गए तो वो आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये सबसे पहले जी 550 वीडियो हैं प्लस जो हम अपने YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री, नाम एक ही है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे, आप वहां से ये भी वीडियो कोशिश करेंगे वहां अपलोड करें, और बाकी भी जहां हो सकती है वहां भी करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक चीज पहुंच सके। नंबर 2, इसी नाम से हमने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उसमें जितनी किताबें हैं वो अपलोड कर रहे हैं। 18 से लेकर 24 तक मिली भी है इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मौका दिया और 25 की भी हुई तो वो भी इसमें अपलोड हो जाएगी, तो वो आप यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पहले कि आगे चले, कुछ ओवरऑल चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आपने चाहे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, FED है, कस्टम्स है, इन सबको जब इस साल आप स्पेसिफिकली रिव्यू करेंगे तो आपको 95% रेवेन्यू मैयर नजर आएगा। यानी वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा चाहिए। पर्पसेस में मैं नहीं जाता कि ऑब्वियसली पूरा मुल्क है उसके, लेकिन ब्रेकअप के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। नंबर 2, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका डेफिसिट बजट ही है। 1700 समथिंग कुछ बिलियन का बजट बना के भी आप डेफिसिट के अंदर जा रहे हैं। नंबर 3, अगर आप उसका एनालिसिस करें, जो मैं हर दफा कोशिश करता हूं कि देखूं कि मेजर चंक किधर चला गया, तो आपके टोटल जो 17,815 बिलियन अमाउंट है जो आपने इकट्ठी करनी है, उसमें 9,775 बिलियन रुपीस तो सिर्फ मार्कअप ही है। यानी 55% आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट का, टैक्स्ड और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों का 55% सिर्फ मार्कअप है। तो आप, यानी हम सब मिलके जितनी मेहनत कर रहे हैं वो पैसा कहाँ डंप हो रहा है, 55% तो यहां चला गया, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल लोन है। नंबर 2, डिफेंस के ऊपर 2122 है जी बिलियन है, जो 12% बनता है, तो ये 67% ऑलमोस्ट तो आपका चला गया इन दो चीजों के अंदर। बाकी जो आपकी 240 मिलियन की आबादी है उसके लिए जो बचा है वो 33% आपके लिए है। उसका क्या होगा वो बनाने वाले बेहतर समझते हैं, और आपको भी नजर आ रहा है क्या होगा। आखिरी एक पॉइंट जी जो बहुत ज्यादा शोर पड़ा हुआ है, जो मैं काफी सालों से मैं भी सजेशन दे रहा हूँ कि जी फ्लाइंग इनवॉइसेस है, जिसकी वजह से 350 SRO आपका आया, कुछ थोड़े से सोल्यूशन उन्होंने दिए, लेकिन बात अब ये है ये हो क्यों रहा है, इसका कोई होना तो चाहे वो तो जो हो गया वो तो हो रहा है, या होगा या होता जाएगा। सवाल अब ये है कि सोल्यूशन क्या है आपके पास। एक सोल्यूशन ये है कि आप मेरी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रिड्यूस सेल टैक्स मुझे चार्ज कर दें 4 से 5%, और मेरा इनपुट ऑफ आर कर दें, तो आपकी फ्लाइंग इनवाइस का चक्कर खत्म हो जाएगा। सिर्फ सेल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। अगर एक बंदा सेल कर रहा है तो परचेज भी कर रहा होगा, तो आपको इतना जो आपने चेक एंड बैलेंस के लिए विंग्स और फ्रॉड और I&I, ये ठीक है अपनी जगह पे बोल रहे हैं जो उन्होंने करना है, बट अगर आप इस तरह कर दें जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स PRA को 5% पे करते हैं सेल टैक्स, अपनी रिसीट का 5% पे किया, इनपुट कोई नहीं, चैप्टर क्लोज में। सेल चेक करनी है, आओ भाई बैंक स्टेटमेंट ले लो, क्रॉस चेक कर लो, पार्टी से वेरीफाई कर लो, लेजर ले लो, अकाउंट्स ले लो, थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाओ, जिधर मर्जी चले जाओ, यही पैसा है। तो ऑडिट करना है, जो करना है कर लो भाई, पैसा ही यही है। तो लेकिन ये कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं होगा इसको करना अगर हम ये अप्लाई कर दें। और एक और बात, पैसा आपको पहले से ज्यादा ही आएगा। अगर आप समझते हैं जी लॉस ऑफ रेवेन्यू होने जा रहा है, ये तो पैसा हमारा सारा डंप हो जाएगा, डूब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको नेट अमाउंट आती ही 4-5% ही है, तो आप ऐसे ही ले लो। वो आपने लड़के भी 4-5% लेना है तो सुलह करके 4-5% ले लो। PRA बेस्ट एग्जांपल है इस वक्त आपके पास। कुछ इश्यूज को निकाल के वो बगैर लड़े पहले से हर साल ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
मेरे पास उसकी LCCA की तरफ से रिटर्न आ गई थी, इसको रिव्यू करें। मैंने कहा भाई जरूरत ही नहीं है, वो भी IRIS पे जा रहे हैं, EFBR से निकल के। तो उनके जो रेलिवेंट टैक्सेशन ऑफिसर थे, मैंने कहा जनाब इस साल तो अमेंडमेंट आई कोई नहीं PRA में, सिर्फ आप एक काम कर लें कि जो फार्मूले ऑलरेडी लगे हुए हैं EFBR पे, वही आप इस दफा IRS अपने में लगा लें। कोई ज्यादा फनकारी मत दिखाइएगा पीछे से, IT वाले बंदे को एतमाद में लें और वही फार्मूला लगाएं जो पहले लगा हुआ है, तो आपका सिस्टम चल। देखें, रिटर्न रिवाइज तो मैं तब करूं जब उसके अंदर कोई हेडिंग चेंज हुई हो, कोई रेट चेंज हुआ हो, कोई एग्जम्पशन चेंज हुई हो। सारा कुछ अगर उधर ही है तो फिर मुझे क्या परेशानी है कि मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने लगा। बहरहाल उनसे साथ अच्छी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा जी बात आपकी ठीक है। मैंने कहा अगर चेंज होती तो मैं आपको और भी कुछ करके देता। बहरहाल बगैर लड़े, ठीक है इन्फ्लेशन फैक्टर भी है, उनके लोग ऐड भी हो रहे हैं, उसकी वजह से भी इंक्रीज आती है। तो अगर वो एक एग्जाम्पल सेट करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चेक कर लें आप, हर साल उनका बढ़ता ही जा रहा है, कभी 37%, कभी 20%, कभी 50%, जो भी है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, स्कोप भी एक्सटेंड हुआ होगा, एग्जेम्पशन खत्म हुई होंगी, इन्फ्लेशन फैक्टर आया होगा और लोग ऐड हुए होंगे, वो भी फैक्टर्स है। अब ऑब्वियसली जब ये बिल था तो अपनी एक डेट थी। अब इसकी उन्होंने सबसे पहले कानून में इंपॉर्टेंट ये होता है इसकी इफेक्टिव डेट क्या है भाई, ये किस डेट से अप्लाई होगा। 1 जुलाई 2024 से, इसका मतलब है 30 जून 24 तक जो कानून है वो इंटैक्ट रहेगा, और उसके बाद 25 के लिए एक नया कानून जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये बीच में आ जाएगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसमें ये भी है अगर कहीं डेट बैक डेट की या अदरवाइज कोई डेट दी गई है तो वो फिर उस डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे अमेंडेड लॉज आपका आया था तो 3 मई से वो आया था। कुछ लोग कहते हैं जी कोर्ट में जाके 6 हो गया, 9 हो गया। मैंने कहा अच्छा जो भी हुआ कोई डेट तो आपको मिल गई ना, एक डेट आपके पास आ गई। अब नाम इसका फाइनेंस ऑब्वियसली एक्ट 2024 है, डेट आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट अब मैंने लिंक इसके अंदर लगाए हुए हैं, जैसे आपको पता है हस्बे मामूल में लगाता होता हूँ, हाइपर लिंक लगे होते हैं, उसमें आप उसको क्लिक करते जाएंगे। आप बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी शीट पे पहुंच जाए। ये तकरीबन कोई 55 पॉइंट्स है टोटल, तो जरा हौसला रखिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा पेशेंस के साथ, और समझ के बंदे ने करना है। ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड तेज रखूंगा लेकिन जरा आराम से करने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में हमेशा ही आपको पता है अमेंडमेंट ज्यादा आती है। बहरहाल पीछे, हाँ जी पीछे, ये बोर्ड पे बस अभी क्लिक करें, और ऊपर लिंक लगा होगा जो हेडिंग है ना, उसको हमने वापस जाना होगा तो ऊपर बोर्ड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो एक दफा एक्सपेरिमेंट कर लें, ये वापस आ गया। इसी तरह थ्रू आउट इसी तरह चलेगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो अभी फार्मूला तो मैंने लगाया है ना, अब आ जाए उसके ऊपर बोर्ड को क्लिक करें। अच्छा, तरतीब मैंने जो इसके अंदर दी है ना वो नहीं है जो आपको एक्ट के अंदर मिलेगी। मैंने तरतीब थोड़ी आगे पीछे की हुई है, लेकिन कवर सारा कुछ किया हो। आप उसको जाके मैच कर लीजिएगा, बेशक तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं तब आपको कंसिडर किया गया। अच्छा, एक और बात इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इसके अंदर मैंने जो अमेंडेड लॉज अपील्स के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी हुई है। इट मींस कि इस वक्त जो फाइनेंस एक्ट अप्लाई हुआ है ये सारे का सारा इसके अंदर अवेलेबल, सिर्फ अमेंडमेंट्स नहीं है, बाकी भी सारा इसके अंदर इंटैक्ट है। अच्छा जी, अब आते हैं पहला जी बोर्ड की तरफ आते हैं। अगर आप देख रहे हैं सामने आपके, तो अगर आपको याद हो थोड़ा सा पीछे चले जाए हम लोग, तो 12 था या 11 टैक्स ईयर था जिसमें टोटल ऑडिट की बोर्ड ने सिलेक्शंस की ऑडिट की, और बाद में उसको चैलेंज कर दिया गया कि ये तो बोर्ड ने सिलेक्ट नहीं किया, ये तो किसी मेंबर ने किया, तो हम नहीं इसको मानते। वो एक्सेप्ट हो गया। उस चीज को दूर करने के लिए उस लकुना को उन्होंने बोर्ड की डेफिनेशन के अंदर मेंबर को भी शामिल कर दिया। जैसे आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स में कि मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर जो इंचार्ज है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो यही समझा जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ही है। इसी तरह बोर्ड के बिहाफ पे अगर मेंबर कोई काम करेगा, मेंबर ऑपरेशन है, मेंबर IT है, आपको मेंबर ऑडिट है, काफी लोग हैं आपको पता ही है, अगर वो इसके बिहाफ पे एक्ट करेंगे
तो यही समझा जाएगा कि बोर्ड ही एक्ट कर रहा है। बेसिकली ये उन्होंने करने की कोशिश की है। चीफ कमिश्नर जी चूंकि फ्रॉड का एलिमेंट, फ्रॉड की बड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन जो है वो सेल टैक्स लॉ में डाली गई है और उसका एक विंग पूरा उन्होंने, जो कि तकरीबन 7 यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट है, वो आगे जाके आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें अकाउंटेंट्स भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर भी हैं, काफी लोग उसके अंदर शामिल है। तो चीफ इन्वेस्टिगेटर को उन्होंने शामिल कर दिया है चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन में, क्योंकि विंग आगे जाके उसको हेड इस बंदे ने करना है, चीफ इन्वेस्टिगेटर। सरचार्ज जी इस दफा आपको पता है कि 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्जों में बताता जाऊं, क्योंकि अगर मैं पढ़ना शुरू हो गया तो आप सारे सो रहे होंगे और समझ भी कुछ नहीं आ रही होगी। तो इससे पहले कि आपको नींद आए, आपको जगाते रहना मैंने कि जरा अटेंटिव रहे आपके। मैंने सिर्फ आपको बताने हैं पॉइंट्स, हार्डवर्क मैंने कर दिया, कोशिश की है, बाकी जब पॉइंट्स आपके आएंगे तो और चीजें आ जाएंगी। सरचार्ज बेसिकली जी अगर आप देखें तो 4AB सेक्शन है जो ऐड किया है इसमें। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल या एओबी की इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड करेगी, अगर 10 मिलियन से कम या बराबर है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप 10 मिलियन से ऊपर गए अदर देन ए कंपनी, तो 10% डिस्चार्ज इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स जो है उसको देना पड़ेगा। ये बेसिकली अमेंडमेंट है। लेकिन इसके अंदर अगर किसी कंपनी को तो नहीं, इंडिविजुअल और एओबी को सुपर टैक्स अगर लग गया तो ये 10% सरचार्ज उस सुपर टैक्स पे अप्लाई नहीं होगा, एफटीआर के केसेस पे अप्लाई नहीं होगा और सेपरेट ब्लॉक में भी ये अप्लाई नहीं होगा। इट मींस कि जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम आएगी वो भी अगर 10 मिलियन से एक्सीड करेगी तब ये 10% इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स उस इंडिविजुअल और एओबी को पे करना होगा। बेसिकली ये जो नया सेक्शन है वो बता रहा है। बिल्डर एंड डेवलपर जी, इस पे मेरी, चूंकि मैंने कुछ नाम आपके सामने शुरू में लेने थे, मैं अभी ले देता हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम है जी, जाहिर बात है हर बंदे का उस्ताद नहीं है तो रख लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, कुछ भी कर लें रख लें, आपको आसानी बहुत पैदा हो जाएगी। तो मैं ताहिर भट्ट साहब का जो एडवोकेट हाई कोर्ट है, जो वाइस प्रेसिडेंट, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार के, और प्लस शहबाज भट्ट साहब, बड़ी मुश्किल से शहबाज भट्ट साहब ने मुझे टाइम दिया, तो 8 साल बाद मैंने मिन्नता तरला किया उनका कि मैंने कहा सर 8 साल हो गया खिदमत करते हुए, इस गरीब आदमी को भी मौका दे दें, कोई लीगल फर्टर्निटी के बंदे से कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि बीइंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं लीगल फर्टर्निटी का बंदा नहीं हूं, लेकिन शौक है, सीखा है, सीख भी रहे हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो मेहरबानी है उनकी कि उनके साथ डिस्कशन हो जाती है। तो ये काफी हद तक क्रेडिट, काफी नहीं बल्कि मैं तो सारा क्रेडिट देता ही अपने उस्तादों को। इंसान ने खुद क्या करना होता है, जो उस्ताद ने सिखा दिया उससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। खैर, तो माशाल्लाह उनका नॉलेज, बल्कि उनके बेटे के साथ भी मैंने 1 साल काम किया है, खुर्रम शहबाज भट्ट साहब के साथ। तो जो मजा उनके साथ काम करके आया तो पता चलता है कि यार आपका भी किसी बंदे से वास्ता पड़ा है। ना तो वो मेरी बात जल्दी मानते थे और ना मैं मानता था। तो लर्निंग इसी तरह ही है। आगे चलते हैं इस पे, चूंकि उनसे भी डिस्कशन हुई तो ये बाकी चीजों पे भी हो रही है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आप तक हम वो ट्रांसफर करते जाएंगे। बिल्डर और डेवलपर जी, बेसिकली बात क्या हो रही है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप वापस इधर आ जाएंगे। अगर मैं पीछे जाऊं तो 100D सेक्शन अवेलेबल था, आपको याद होगा, एरिया बेस्ड टैक्स लिया था उन्होंने बिल्डर और डेवलपर से। वो आप दे, कंडीशन मेट करें, घर जाए। अब उन्होंने 1 जुलाई 2024 से ये 7F जो सेक्शन है, ये बिल्डर, ये स्पेसिफिकली बिल्डर एंड डेवलपर के लिए, इसको आपने दूसरी चीजों के साथ मिक्स नहीं करना, ओनली फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। पहली बात तो ये। अब उन्होंने कहा क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जितनी आपकी ग्रॉस रिसीट होएगी ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर, जो हमारे मुताबिक वो सेल ही होनी चाहिए, जो आप रिसीट करेंगे सेल की, तो 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई है, बिल्डर, डेवलपर एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड मींस के बिल्डर एंड डेवलपर दोनों शामिल होंगे, जब इकट्ठा एक बंदा दोनों काम कर रहा है। तो बिल्डर के लिए उन्होंने कहा कि 10% जो आपकी ग्रॉस रिसीट होएगी उसका, डेवलपर के लिए 15%
और जो मिक्स्ड होगा यानी बिल्डर कम डेवलपर या डेवलपर कम बिल्डर भी होगा, उसके लिए 12% है कि वो अपनी ग्रॉस रिसीट का टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल ले और उस पे हमें टैक्स दे दे। और कौन सा दे दे? जो नॉर्मल स्लैब आपके फर्स्ट शेड्यूल पे गिवन है वो वाले हमें टैक्स पे कर दे। अच्छा, अब सवाल ये आ गया कि ठीक है जी, हम आपको ये निकाल के ये पे कर देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई ये प्रिंसिपल आपने किसी और हेड ऑफ इनकम या किसी और इनकम पे भी आपने अप्लाई नहीं करना। These principles are made only for builders and developers, plus builder कम developer या developer कम builder, दोनों भी, क्योंकि लोग दोनों काम भी कर रहे हैं, एक भी कर रहे हैं और दोनों भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके आगे इसकी कुछ फिर उससे अच्छा अब सवाल ये रेज हो गया कि अब जो मेरा एक तो आपने कहा ना जी, फर्ज करें मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ, मेरी रिसीट है ग्रॉस सेल के गए 100 मिलियन की रिसीट है मेरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एज ए बिल्डर। मैं एक बिल्डर का केस बनाने लगा अपने पास से, फर्जी मफरूज है एग्जाम्पल बना के 100 मिलियन की ग्रॉस रिसीट है, मैंने उसका 10% लेना, मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 10 मिलियन। मुझे 10 मिलियन के ऊपर टैक्स देना जो नॉर्मल स्लैब मेला लगेगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन मेरा सवाल यह कि मेरी बुक्स के अंदर प्रॉफिट अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो उसका क्या करना? अब लॉ ये कह रहा है कि अगर आपकी बुक्स में प्रॉफिट ज्यादा है इससे, मसलन मैंने निकाला 10 मिलियन, मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बिल्डर का तो पता चला कि 15 मिलियन का प्रॉफिट आ गया, तो वो कह रहे हैं आप ऊपर वाले 50 लाख का भी क्रेडिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ऊपर वाले को अपनी इनकम में ऐड करके नॉर्मल टैक्स हमें पे कर दें। अब अगर आपका प्रॉफिट इससे कम या बराबर है या ज्यादा है, क्रेडिट आपको उतने का ही मिलेगा जो एक्चुअल है, लेकिन अगर आपने ओवर एंड अबव जाना है तो फिर डिफरेंशियल 50 लाख के ऊपर आपको इनकम में ही ऐड रहेगा, वो 15 मिलियन के ऊपर आप हमें नॉर्मल टैक्स पे कर ले। तो आप यानी आप कह सकते हैं विच एवर इज हायर, अगर आप यानी नॉर्मल टैक्स या जो इसने टैक्स कैलकुलेट किया वो वाला टैक्स, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो आपने पे करना है। अच्छा, एक बंदे ने कहा जी मेरा लॉस हो गया, फिर तो उन्होंने इस पे निकाल लेना आपसे प्रॉफिट, वो टैक्स इतने पे ही आपसे लेंगे और क्रेडिट आपको लॉस का ही मिलेगा, या डेबिट होगा या क्रेडिट जो भी होगा वो एक्चुअल बेस पे होगा। ये बेसिकली इसके अंदर है। और आखिरी इसका पॉइंट है कि कहाँ ये अप्लाई नहीं होता, जो गवर्नमेंट के जो बिल्डर एंड डेवलपर की स्कीमें शुरू हुई हैं वो इसमें मैंने लिख दिया, वो प्रोविंस ने की या फेडरल ने की या पार्लियामेंट ने कोई ऐसी इंप्लॉइज या उनके बेनिफिट के लिए जो स्कीमें शुरू की हुई है नोटिफाइड एरिया के अंदर, वामडा के एम्प्लॉइज या अदरवाइज जो एलडीए के एम्प्लॉइज, तो उस तरह की अगर स्कीम अगर अप्रूव्ड है तो ये प्रिंसिपल, ये सेक्शन उन स्कीम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली ये 4-5 मोटी बातें। आपका फिर भी कोई पॉइंट होगा तो बाद में उसको देख लें। 3760 आपका रेड विद सीरियल नंबर 16 है। असल में हो ये रहा है कि आपको याद होगा कि पीछे एक अमेंडमेंट आई थी कि जो बंदा शेयर्स परचेज करेगा तो वो उसके ऊपर 10% फेयर मार्केट की वैल्यू पे टैक्स काटेगा जब वो पेमेंट करेगा। तो उन्होंने कहा जी अब सिर्फ पेमेंट पे ना रखे, when the registration will be made in the name of the taxpayer, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करे उसके थ्रू आए या SCCP के थ्रू आए, तो उसने कहा एट द टाइम अर्लियर ऑफ द रजिस्ट्रेशन या पेमेंट जो पहले आ गया उस वक्त आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 10% टैक्स काट के 37 सबसेक्शन 6 में ये जमा करवाना है। ये बेसिकली उन्होंने क्या अब चेंज क्या आई है? चेंज सिर्फ ये आई है कि अब पेएबल का वर्ड भी बीच में आ गया कि अगर पहले पेड था, अब अगर पेएबल भी होगा और रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो तब भी आप पेएबल बेस पे 10% आपने टैक्स काट लेना है और वो जमा कराना है FBR। पर्सनल इनकम टैक्स ही आपके सामने आ रहा है, आपको रेट्स तो मैं दिखाता ही हूँ। बेसिकली हुआ ये है, 3 पॉइंट्स मैंने आपको देने हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि उन्होंने जो दोनों तरफ सैलरीड के रेट्स और नॉन सैलरीड के जो रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया है, सवाए एक्सेप्ट 6 लाख रुपए तक वही रेट है क्योंकि वो 0% है। दोनों तरफ सैलरी और नॉन सैलरी में 6 लाख रुपए तक अगर एनुअल इनकम आपकी है तो 0% टैक्स होगा।
अगर उससे ऊपर जाएंगे तो हर स्लैब में उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, वो चाहे जंप 1 रुपए का है या ज्यादा अमाउंट का है, टैक्स ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ जा रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूं। अब सैलरी पर्सन के लिए मैक्सिमम रेट उन्होंने 35% रखा है और नॉन सैलरी का 45%। प्लस आपको याद होगा कि सैलरीड पर्सन कौन है? वो बंदा जिसकी सैलरी टैक्सेबल सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करेगी, वो सैलरीड। ये ऑलरेडी है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी है। ये सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज के लिए मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आप किसी बंदे को सैलरीड पर्सन के रेट लगाना चाहते हैं तो आपको टैक्सेबल सैलरी इनकम को टोटल टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करके एक परसेंटेज निकालनी है। अगर आपकी सैलरी इनकम 75% से कम या बराबर होगी तो आप नॉन सैलरीड पर्सन होंगे। अगर 75% यानी मेजर पोर्शन अगर उधर चला गया 75% का, तो आप फिर सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन को ये है कि रेट ऑफ टैक्स कम होता है एज कंपेयर टू नॉन सैलरी पर्सन। अच्छा, अब जब ये आया बिल आया तो वो प्रोफेशनल फर्म्स स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकला हज़रात को बाय वर्च्यू ऑफ लॉ दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म ए लिमिटेड कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। तो उसने कहा जी फिर मेरा रेट आपने 45% पे पहुंचा दिया प्रॉफिट पे, तो कंपनी तो आपको दे रही है सारा 29% या 20%, तो मेरा क्या कसूर है भाई? मुझे तो लॉ नहीं इजाजत देता, वरना मैं कंपनी बना लेता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपकी बात, तो प्रोफेशनल, वो हर प्रोफेशनल फर्म नहीं, वो फर्म जिनको बाय वर्च्यू ऑफ लॉ कंपनी बनाने की इजाजत नहीं है, उनका मैक्सिमम रेट उन्होंने 40% पे फिक्स कर दिया। वो 45 नहीं, वो 40% मैक्सिमम रेट जो होगा। अब मैं आपको रेट दिखा देता हूँ अगर आगे की बना तो। ये रेट है जी आपका सैलरीड के लिए 0% से शुरू होके तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं उन्होंने नॉन सैलरी का 45%, और नीचे वो रेड मैंने कर दिया है कि वो प्रोफेशनल फर्म लिखा हुआ है विच इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग इन एनी बाय लॉ और द रूल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डिंग देयर प्रोफेशन। सो अगर आप वो डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो एक चार्ट बनाया हुआ, ये देखें। ये 24 के मुकाबले में अगर आप 25 पे जाते हैं तो एंड पे इंक्रीज भी निकाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ पहले में 0 है, वरना हर एक में अगर आप अमाउंट देखना चाहते हैं तो सेकंड लास्ट कॉलम है कि अगर पहले 15,000 से इंक्रीज करते 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 आप देखें 12,25,000 रुपए तक इंक्रीज आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी स्लैब रेट कि आप फॉल कहाँ करते हैं। यानी अपवर्ड ही जा रहा है, डाउनवर्ड का इसमें कोई ट्रेंड हो। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है कि ये जो रेट्स में आपको दिखाऊंगा ये अदर देन सरचार्ज के, सरचार्ज इन एडिशन टू आएगा जब 10 मिलियन से ऊपर इनकम जाएगी, वो अपनी जगह पे। नेक्स्ट है जी सैलरी वाला। सैलरी वाला पहला वही 0% है और करते करते 35% है। ये भी इन्होंने 41 लाख से ऊपर अब 35% जो है वो कर दिया। अच्छा, अब इफेक्ट क्या है ये देख, इनका भी टैक्स बढ़ गया है, लेकिन उस रेशो से इंक्रीज नहीं किया जिस रेशो से नॉन सैलरी का किया। उधर जंप ज्यादा है, इधर जंप जो इंक्रीज है वो कम की आई है। तो आप देख सकते हैं 15,000 से बढ़ते बढ़ते आप मैक्सिमम 2,70,000 रुपए तक गए, 15 मिलियन से ऊपर जब है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये आ गया जी अब आपका लेट फाइलर का 100 BA। इसके अंदर आपको पता अब लग गया होगा, कुछ आपने खबरों में भी सुन लिया होगा कि शुरू में था फाइलर नॉन फाइलर, फिर आ गया एक्टिव टैक्स पेयर फाइलर की जगह पे और नॉन एक्टिव आ गया नॉन फाइलर की जगह पे। अब उन्होंने एक तीसरा बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है लेट फाइलर, यानी वो लोग जो रिटर्न लेट फाइल करेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है वो आपको बाद में बताता हूं। तो उनको भी कहा कि भाई आप ना, ताकि लोग वक्त पे अपनी रिटर्न फाइल करें, और पर्पज कोई नहीं है, पैसा इकट्ठा शायद उतना नहीं करना मकसद है, मकसद ज्यादा यह है कि लोग मजबूर हों कि वो अपनी वक्त पे कंप्लाइंस करें। अगर वो कर देगा तो सेफ है, कोई मसला नहीं। नॉन ATL से भी बाहर आ गया, लेट से भी बाहर आ गया, ऑटोमेटिक आप फाइलर की या एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन में या उसके कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ये उनके लिए। अच्छा, अभी सिर्फ उन्होंने एक चीज में बताता, चलो एनालिसिस मैं कर रहा था कि भाई कहां कहां उन्होंने लेट फाइलर डाला है। 236C के और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो वो अपनी डिस्पोजल करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, ये 3 जगहों पे अभी सिर्फ लेट फाइलर के रेट्स उन्होंने बढ़ा। अच्छा, लेट फाइलर के जो रेट्स हैं
वो फाइलर के मुकाबले में ज्यादा है, बट और जो नॉन ATL वाले हैं उनसे कम है। ये उन्होंने अभी एक कैटेगरी अंदर बनाई है दरमियान में कुछ। इसको सुन के मुझे वो याद आ जाता है कि DC वैल्यू, परचेज वैल्यू और FBR की वैल्यू, तो वो दरमियान में FBR वैल्यू कहीं आ जाती थी। तो ये उसी तरह का मिलता जुलता, आप उसको समझने के लिए आप कह सकते हैं। अच्छा चले, ये है जी रेट बेसिकली 236K के। अगर आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि पहले तो उन्होंने 3 वैल्यूज बनाई 50 मिलियन तक, अगर फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। दूसरे में 50 से ज्यादा बट 100 से कम, और तीसरे में 100 से ज्यादा। तो आप देखें फाइलर का 3, 3.5 और 4 है। जो लेट है 6, 7, 8 है, बढ़ गया उसके मुकाबले में। और जो नॉन फाइलर है उसको उन्होंने जंप कर दिया, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर कहीं कहीं चला गया है। पहले में देखें तो डबल है, 7 का 16 है और 8 का 20% जो है वो अगर 100 मिलियन से ऊपर वैल्यू जाती है तो ये इफेक्टिव होगा फर्स्ट, बल्कि हो गया। अब होगा क्या, अब तो हो गया, अब तो ये इफेक्टिव हो गया है। ये वो इसकी प्रेजेंटेशन का फॉर्म डिफरेंट है, बाकी वो चार्ट में ज्यादा बेहतर नजर आ गया। AOP का जी ये जो पॉइंट है बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 92 सेक्शन ये कहता है कि अगर आप AOP से शेयर रिसीव करते हैं और AOP ने टैक्स दिया हुआ है तो वो रेट पर्पस के लिए आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने कंडीशन ये लगा दी है कि अगर AOP की टर्नओवर 300 मिलियन से एक्सीड करेगी तो ऑडिटेड अकाउंट्स उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA से करवाने पड़ेंगे। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा एक और पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूं ताकि नॉलेज आपका ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। 111(4)A में ऑलरेडी एक ऑडिटेड अकाउंट्स की कंडीशन लग गई हुई है। अगर आपका FTR का केस है, फाइनल टैक्स रजीम का, और आपकी एक्चुअल इनकम इंप्यूटेबल इनकम से ज्यादा है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स CA या CMA से करवा के रिटर्न के साथ फाइल करने हैं, इंडिविजुअल और AOP दोनों के लिए। कंपनी तो ऑलरेडी ऑडिटेड अकाउंट्स कर रही है। एक ये साथ आ गया है कि अगर मुझे शेयर की एग्जम्पशन लेनी है तो फिर मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स 300 मिलियन से ज्यादा। अच्छा, अब सवाल ये 300 मिलियन किस साल में? उसने कहा करंट या प्रीसीडिंग एनी टैक्स ईयर जो गुजर चुका है। अगर 1980 में कंपनी बनी है वहां से लेके आज तक, सवाल अब यह है कि पिछले एनी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर किसी भी साल में, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग प्लानिंग करके आगे 300 से कम कर देंगे, तो वो जो गुजर गया होता है उसको बदल नहीं सकते। वो तो पास्ट है, वो डिक्लेयर्ड हो चुका है, इसलिए वो बेस कर रहे हैं करंट ईयर पे और प्लस प्रीवियस एनी टैक्स ईयर वर्ल्ड है। अच्छा, अब ये भी बहस शुरू हो गई कि ये मैंने ही क्वेश्चन रेज किया था, भाई ये इस दफा जो रिटर्न जानी है क्या ऑडिटेड अकाउंट्स इस दफा देने हैं या अगली दफा देने हैं? तो मैं क्रेडिट देता हूँ व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप से भी बात हुई, व्हाट्सएप से भी बात हुई, बहस तो काफी हुई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, अभी से इसको अप्लाई करें। लेकिन ज्यादा वेटेज इस तरफ जा रही है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था ऑडिट कराना है, ना हमने ऑडिटर अपॉइंट किया, तो ये तो सब्सेंटिव राइट है, आप इसको 25 से ही अप्लाई करेंगे क्योंकि 30 जून तक जो कानून था उसमें ये अमेंडमेंट नहीं थी, तो वो क्लोज हो गया। तो पुराने को पुराने के मुताबिक और नए को नए के मुताबिक होना चाहिए। बहरहाल दोनों ओपिनियन एग्जिस्ट कर रही हैं। एक पार्टी कह रही है जी अभी जो रिटर्न आप भेजे उसके साथ ऑडिटेड अकाउंट्स लगाए। इवन अदरवाइज अगर आप नहीं लगवाते तो कोई बात नहीं, 122(3) का शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स का नोटिस आ जाएगा, वो फिर उसके मुताबिक उस पर लड़ाई की जाएगी कि क्या करना है। ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम जी, काफी लोग पाकिस्तान में बाहर बैठ के तो यहां से पैसे कमा रहे थे, उसमें उन्होंने एग्जांपल, उसमें गुड्स है, सर्विसेज है, अगर कुछ डाउनलोड डाटा करते हैं, ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर इन पाकिस्तान में है, तो अभी उन्होंने ये भी बताया कि एग्रीगेट अमाउंट कितनी होगी तो फिर उसकी वो पाकिस्तान में उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है इस केस में, कब? जब उनकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करेगी, लेकिन वो लिमिट अभी उन्होंने डिफाइन करनी है। भाई ये इसके अंदर चेंज है। और उसी को उन्होंने जो डिफाइन कर दिया कि चाहे एग्रीमेंट यहां हुआ कि नहीं हुआ, आप मौजूद हैं कि नहीं है, सर्विसेज उधर से हो रही है लेकिन रेंडर्ड इधर हो रही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि लोग फिर ना उसको रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ मिक्स करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा भाई यहां लड़ाई रेजिडेंशियल स्टेटस की नहीं हो रही,
यहाँ लड़ाई हो रही है पाकिस्तान सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स इनकम। अगर आपको याद हो तो 11 सबसेक्शन 5 और 6 ये कहता है कि रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम पे टैक्स होना है और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ वो इनकम जो पाकिस्तान में अर्न की जाएगी। तो ये पाकिस्तान में अर्न की है ना आपने भाई, तो उस पर टैक्स दे दो, लेकिन डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट अपनी जगह पे रहेगा, ओवरराइड वो करेगा अगर वो एग्जम्पशन देता है तो तब मिलेगी, अदरवाइज नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसआरटी 111(2)(a) उन्होंने ऐड किया। बेसिकली मैंने पूरा ही प्रोड्यूस किया ये कमेंट्स के अंदर कि यहां लड़ाई हो रही है ईयर ऑफ डिस्कवरी। लड़ाई ये पड़ गई कि एक बंदे की इंफॉर्मेशन पहुंची टैक्स ऑफिस के पास, ये मैं फॉरेन एसेट्स और इनकम और फॉरेन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं हो रही है। उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, अब करते करते 2 साल वैसे ही गुजर गए, फिर अल्टीमेटली 2 साल बाद जाके एक नोटिस इशू हुआ। तो अब सवाल ये था कि ये ईयर ऑफ डिस्कवरी वो पहले वाला है या तीसरे वाला है। तो उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि जब आपको नोटिस इशू किया जाएगा, जिस साल में नोटिस इशू करेगा, अगर फर्ज करें एक एग्जांपल मैंने बनाई हुई है नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आपका 2020 में एक इंफॉर्मेशन आई और सीआईआर ने नोटिस इशू किया 2024 में, तो ये जो 24 होगा ये ईयर ऑफ डिस्कवरी समझा जाएगा और इसके पिछले साल प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में आपकी इनकम में ऐड करके उसको टैक्स फिर 111 में या जो भी आता तो वही 122 में अमेंडमेंट करके तो टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ईयर ऑफ डिस्कवरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। 236 जी उसी तरह इसका भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये है जी आपके पास, वो जो पहले दिखाया वो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था 236 के, और 236 सी है फॉर डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं फार्मूला उसी तरह ही है, लेकिन रेट बदल गया है। जो बाय चांस है कि जो दरमियान वाला रेट है ना वो के और सी दोनों बराबर है, उधर भी 6, 7, 8 है, इधर भी 6, 7, 8 है। ये इधर 3% है, फिर 3 तो शुरू से बराबर था, आपको पता है दोनों के लिए, सी और के लिए। तो 4 और 5 है, और जो एंड वाला है वो उन्होंने जरा होला रखा है, वो उन्होंने नहीं बनाया उस तरह 12, 16 और 20 की तरह, वो 10% उन्होंने रख के उसको छोड़ दिया कि भाई तुम इतना, अगर तुम नॉन एटीएल में शामिल होगे तो वो लास्ट वाला, और अगर आप लेट फाइलर हुए तो दूसरे वाला। और इसके मुताबिक उन्होंने 10th शेड्यूल और 1st शेड्यूल में अमेंडमेंट भी कर दी है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों को मिक्स करके बनाया गया। जो पहले वाला रेट है वो 1st शेड्यूल में है, जो लास्ट वाला रेट है वो 10th शेड्यूल के अंदर है। जो लेट वाला आया है वो भी इन दोनों में से किसी एक जगह पे अवेलेबल है, तो दोनों को मर्ज करके उनको डाल दिया है। अच्छा चले, ये था के और सी का। अच्छा, अब बारी आ गई कि जो मैं बेच के गेन कमाऊंगा, मैं अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं बेच देता हूं, उससे जो मुझे गेन आएगा, ये अब उसकी ये तीसरी कैटेगरी अब आ गई। परचेज अलग हो गया, सेल अलग हो गया, प्रॉपर्टी इमूवेबल, और अब आ गया कि अगर मैं बेच के गेन अर्न करूंगा तो उसका क्या करना, ये तीसरा फेज अब आ गया। एक वक्त था ना परचेज पे टैक्स था, ना सेल पे टैक्स था, ना गेन पे टैक्स था। अब ये वक्त आ गया, वो पंजाबी कहते हैं पहले पढ़ना कुछ नहीं तो फिर बाद चो छड़ना कुछ नहीं। अब सूरत हाल ये आ गई है कि कुछ भी छोड़ने को हम वो तैयार नहीं है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली पैसा कमा रहे हैं। और लोग कहते नहीं है कि भाई इतना करोड़ कमाया, कोई टैक्स नहीं भाई, अल्लाह का खैर, बस जेब में डालो, बोरियां भरो और खत्म, चलो। उन्होंने कहा भाई चलो फिर कुछ खिदमत खलक, कुछ मुल्क की भी खिदमत करो, कुछ थोड़ा बहुत इधर भी जमा कराओ। तो अभी और भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा बाद में लेटर ऑन। तो अब परचेज पे भी आ गया जनाब। अच्छा, पहले वैल्यू भी थी 30 लाख 40 लाख, उन्होंने वो वैल्यू भी खत्म कर दी। 1 रुपए का भी, खैर 1 रुपए में तो अब कुछ नहीं मिलता, 1 करोड़ की बात करते हैं। 1 करोड़ का होगा, जितनी वैल्यू का होगा, वैल्यू का अब सिलसिला खत्म है, सवाए सिर्फ वो 50, 100 और ऑनवर्ड। तो टैक्स तो बहरहाल देना ही देना है। आज छूट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फर्स्ट अलॉटमेंट आपके फौजी वगैरह और वो दूसरे, उनको कुछ है छूट, बाकी जनरल पब्लिक दूसरों के लिए नहीं है जी। नहीं, वो अपने बंदों के खिलाफ बोलता हो बंदा अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, लेकिन हमारा ये काम नहीं है ना, हमारा काम सिर्फ सच बताना है जो हुआ है, उसका हम किसी क्लास को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। बीइंग एज ए पब्लिक स्पीकर मैं तो कभी नहीं करता, ना मुझे करना चाहिए।
ना मेरा फील्ड है। सारे लोग बेहतर जानते हैं तो हम उतनी ही बात करें जितनी जरूरी है, वरना मैं ये छोड़ के फिर दूसरों के पीछे भागना शुरू कर दूंगा, वो मेरा फील्ड नहीं है भाई। ना इतना टाइम है, आपस की बात है, यही कर ले तो बड़ी बात है, ये नहीं संभाला जाता। और फिर कमा के पैसे दूसरे ले जाते हैं। हम बैठे हुए यहाँ पे, हम आजाद होके भी आजाद नहीं हुए। फिजिकली तो आजाद हो गया, मेंटली हम लोग आजाद नहीं है। कहते हैं जी हर बच्चा जो पैदा होता है 3 से 5 लाख का मकरूज है, तो भाई इसको कुछ हम डिस्चार्ज करने के बारे सारे मिलके सोचें, हम इसका कुछ सोचना पड़ेगा हमें, वरना ये लोन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और सारी मेहनत आप कराएंगे, आपसे करवानी है मेहनत, मुझसे भी सबसे मेहनत करवा के पैसा उठा के मेजर पोर्शन 55% को ले गए आपसे। तो फिर फनकार कौन हुआ, स्मार्ट कौन हुआ? आप है या वो है? वो स्मार्ट है भाई, पैसा दे के आपसे काम करवा रहे हैं। बहरहाल इमूवेबल प्रॉपर्टी जी गेन आ गया मेरे पास। अब उन्होंने किया क्या है, 2-3 अमेंडमेंट्स हैं छोटी छोटी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी ये और 37A के जो शेयर हैं दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। अगर आपने 1 जुलाई 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी या 37A के शेयर्स खरीदे तो आपको उसके गेन पे 15% स्टेट में टैक्स पड़ जाएगा। ये मिनिमम टैक्स है जो आपने देना है, नंबर 1। और अगर आप का प्रॉफिट उस स्लैब रेट से ज्यादा, मिनिमम ये है, बाकी स्लैब रेट के अंदर जो प्रॉफिट आएगा उसके मुताबिक आप उनको टैक्स पे करेंगे। अगर फर्ज करें मुझे 6 लाख का गेन आ गया तो 6 लाख पे तो 0% है, फिर भी 15% देना है आपने। उन्होंने लिख दिया इसके अंदर कि ये 15%, लेकिन वो प्रॉपर्टी और वो पब्लिक कंपनी के शेयर जो मैं 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदूंगा और बेचूंगा, पहले वाला उसी तरह ही है। यानी अगर मैं अपना प्लॉट अपार्टमेंट 2 साल बाद बेचूंगा, घर 4 साल बाद और ओपन प्लॉट 6 साल बाद अगर मैं बेचूंगा, वो उधर ही है, वो इंटैक्ट है पुराना जो 30 से 24 तक है। लेकिन जो मैं नए एसेट एक्वायर करूंगा, नए शेयर एक्वायर करूंगा, उनको जब बेचूंगा तो फिर मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा। ये बेसिकली पुरानों को प्रोटेक्शन दे गए हैं और नए के लिए उन्होंने एक नए प्रिंसिपल्स और टैक्सेशन का जो प्रोसीजर है डिफाइन कर दिया। ये जी वही जो पहले रेट से 24, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। पहले क्या था, पहले आप देख सकते हैं आखिरी कॉलम में 2 साल बाद 0% है, आपको फ्लैट ऊपर नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल बाद 0% है और ओपन प्लॉट 6 साल बाद 0% है। वरना जिस स्लैब में आप जाएंगे उसके मुताबिक आप 24 तक, अभी जो रिटर्न जानी है वो इसके मुताबिक जानी है, इन रेट्स के मुताबिक। इनको नहीं डिस्टर्ब किया उन्होंने। तो कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे थे, वो जी सारा नहीं किया भाई, सारा नहीं किया भाई, नए की बात हो रही है। अगर पुराना एसेट आप बेचेंगे तो यही प्रिंसिपल आपके इंटैक्ट रहेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, वो फिर ऐसे लगता पता नहीं वो सारे लोगों को ले गया लपेट के, ऐसे नहीं है। नेक्स्ट है जी ये सिक्योरिटी वाला भी वही है। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने साथ ये कर दिया है कि एक तो 15% है। अच्छा, इसमें अब उन्होंने ये कहा है अगर एक बंदा नॉन ATL में होगा तो फिर वो स्लैब रेट पे करेगा। दोनों के अंदर यही अमेंडमेंट है। अगर मैं फाइलर हूं, ATL की लिस्ट के अंदर हूं मैं, तो मेरा 15% रेट है दोनों तरफ, नए एसेट्स और नए शेयर्स के लिए। लेकिन अगर मैं नॉन ATL में गया और नई प्रॉपर्टी और नए शेयर्स मैंने बेचे तो फिर आपको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेट है 15% के अलावा मिनिमम 15 तो लगना ही है। इन एडिशन हो सकता है आपको 45% लग जाए। ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम किस स्लैब में फॉल करती है। एक बात। सेकंड, आपको नजर आ रहा है कि कलेक्टिव जो म्यूचुअल फंड से जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसका रेट उन्होंने 10 से 15% कर दिया है। और वो स्टॉक फंड जिसकी डिविडेंड रिसीव्स ऑफ द फंड लेस देन कैपिटल गेन है उसको भी उन्होंने 12 से 15.5% उन्होंने कर दिया। इसका ये आप देख सकते हैं। वो लोग जो सिक्योरिटीज में नॉन ATL में होंगे, मैंने चार्ट फॉर्म में बना लिया, 15% तो वो हैं जो अपीयरिंग इन ATL है। दूसरा आप कॉलम देखेंगे तो पर्सन नॉट अपीयरिंग इन ATL में है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। क्या है कि इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट 15 और कंपनी के लिए जो उनके आपको पता है रेट दिए हुए हैं, क्योंकि कंपनी में कोई चेंज नहीं आ रही।
ये रेट्स बढ़ गए जी, आपके स्टॉक्स के ऊपर जो कैपिटल गेन्स आपके आएंगे 24 में 10 है 15 हो गया है, नीचे आप देखेंगे वो भी है कंपनी और दोनों के लिए रेट यानी अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड है जी, इसके अंदर जो रेट है 15 से 25 कर दिए उन्होंने, लेकिन इसमें ये है कि जो प्रॉफिट ऑन डेट जो होगा, जो डिविडेंड आप ड्राइव करेंगे म्यूचुअल फंड से 50% और मोर जो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट होगी उन फंड्स के लिए ये होगा। सैलरी जी आपको पता लग गया, मैंने शुरू में बताया कि अगर सरचार्ज आपका ऐड होके अब और आपका एम्प्लॉयर अगर आपकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हुई तो नए रेट्स तो वो अप्लाई करेगा ही, प्लस वो सरचार्ज भी ऐड करेगा और काट के पैसे आपको देगा। अगर 10 मिलियन से आपकी इनकम एक्सीड की टैक्सेबल इनकम की तो ये 149 में भी अमेंडमेंट उन्होंने कर दी। एक्सपोर्टर जी आपको पता है, ये तो अखबार पढ़ के आप लोग थक गए होंगे कि बड़ा उन्होंने कोशिश की, एफर्ट की, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि यार हमें आप इसी में रहने दें, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस ये एक्सेप्ट नहीं हो सका। तो उनको भी जैसे आपको याद हो तो कमर्शियल इंपोर्टर, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लाईज वो ऑलरेडी मिनिमम में चले गए हैं, इसी तरह उन्होंने इनको भी इस दफा मिनिमम टैक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कुछ 2-3 चेंजेस इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1% तो आप पे करेंगे एडवांस टैक्स, 1% होगा आपका मिनिमम टैक्स जो आप 154 सेक्शन में पे करेंगे। इसका 154A के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सर्विसेज के साथ मिक्स नहीं करना, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ है। जो चाहे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है वो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अभी, या आप खुद करेंगे तो वो इसके अंदर शामिल है। तो रेट 1% तो आपने देना ही है, वो कट के आपका 154 में वो बैंक या जो रियलाइजेशन अथॉरिटी है वो काट के आपको पैसे देंगे, वो तो चला गया मिनिमम के अंदर। फिर 147 के अंदर उन्होंने एक और सेक्शन ऐड किया है जिसके मुताबिक आपको 1% और एडिशनल पे करना है जो कि एडजस्टेबल होगा और उसकी एंट्री में आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट आप निकालेंगे, वो जो टैक्सेबल प्रॉफिट एनटीआर में आएगा उस पर भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप कंपनी हुए तो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, और अगर सुपर टैक्स साथ आया या और भी चीजें आई या अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी है 17% अकाउंटिंग प्रॉफिट का अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है। तो ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है। सारे टैक्सेस को मिला के अगर प्रॉफिट पे टैक्स ज्यादा बन रहा है तो उसमें से आपका जो आपने जो पहले पे किए हुए हैं, जाहिर बात है आप मिनिमम से ज्यादा पे कर रहे हैं तो दोनों टैक्सेस आप माइनस कर लेंगे। फर्ज करें मेरा कट गया 154 में मिनिमम टैक्स 1 लाख रुपया, एडवांस मैंने 1% और देना वो भी 1 लाख है, ये हो गया 2 लाख रुपए, लेकिन मेरा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बन रहा है 5 लाख रुपए, तो फिर मुझे ये 2 लाख माइनस करके बाकी का जो 3 लाख है वो मुझे जमा कराना पड़ेगा। और अब फिर ऑडिट भी होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट होंगी तो ऑडिट में अमेंडमेंट हो सकती है। तो वो एक नॉर्मल लॉ का जो एक प्रोसीजर है बेसिकली वो इनके लिए इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है। इन सारी चीजों को पढ़ के ना आपको एक चीज समझ आएगी, अब डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस के बगैर जान छूटती नजर नहीं आ रही। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बाद में करूंगा पहले बता देता हूं, अब अगर किसी कंपनी और एओपी ने गलत रिटर्न फाइल की, इनकम्प्लीट की, 0 कर दिया, 5 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी है उसकी। तो भाई अब अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखना और प्लस फी को दोबारा रीनिगोशिएट क्लाइंट के साथ कर लें कि भाई अब ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे तो अब बनाएं, अब रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करें। इसके अलावा अब देयर इज नो वे टू रन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल और इसके अंदर मैं देखता हूं जी। अच्छा अब इसमें ये भी हो गया 111(4) तो आपको मैंने पहले ही करा दिया, वो भी आ गया, ये भी सारा हो गया। और ये पिछले साल भी प्रपोजल दी गई थी और उन्होंने कहा था कि आपको 200 बिलियन इकट्ठा होगा, तो अभी भी वो कह रहे हैं आप लेट आए, आपने 200 बिलियन लूज कर दिया, अब आपको एडिशनल 200 बिलियन यहां से आएगा। ये आपकी जो रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन है ये उसने रिकमेंडेशन दी थी। ये जी वो चार्ट है जो 154 बताता है कि अगर आप देखें तो इसमें बैंक्स हैं विद होल्डिंग एजेंट्स, ईपीजी है, एक्सपोर्ट जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, और डायरेक्ट अगर आप एक्सपोर्ट खुद करते हैं तो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है। 1% या रेट उसका मसला नहीं है। जो आखिरी 2 कॉलम है मिनिमम के साथ एडवांस टैक्स 147(6)(c) में वो इन एडिशन टू ये होगा जो कि एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी।
सवाल अब ये है कि क्या एक बेनिफिट भी है इसके अंदर, अगर किसी एक्सपोर्टर को लॉस हो जाता है या डेप्रिसिएशन है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉसेज वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में आपको भी पता है लॉसेज आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो तो पहले ही इतने ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि सियालकोट वालों ने माशाल्लाह अपना एयरपोर्ट बनाया हुआ, कैसे बन गया भाई? माशाल्लाह अर्न किया तो बनाया उन्होंने, ऐसे तो नहीं बन गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टेलीफोन यूजर्स पे जी जो नॉन एटीएल में होंगे, पहले 15% इस पे टैक्स था, उसको बढ़ा के उन्होंने 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल वो ऐड करके इसको आपको देंगे। अब 4-5 सेक्शन इकट्ठे ही हैं, वो मैं इकट्ठे ही आपके साथ शेयर करूंगा। 153, 152, 168, 169। बेसिकली बात ये हो रही कि आपको पता है कि जो एफटीआर वाले केसेस हैं उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया गया, मिनिमम टैक्स बना दिया गया है। तो इनमें जो अमेंडमेंट की गई है उसी से कनेक्टेड है। अगर आप देख सकते हैं, पहले तो 159 है जी, इसमें 2 अमेंडमेंट्स हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि 153 और 152 में 100% जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो खत्म हो गया। अब आपको 80% का अभी इशू हो रहे हैं लोगों को, 80% के। अगर आपका रेट ऑफ टैक्स फर्ज करें 5% है तो आपको 20% की आपको टैक्स देना पड़ेगा, 80% का आपको छूट मिल जाएगी। अब पूछा ये गया यार एडवांस टैक्स भी ले लिया, ये भी आप ले रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं? जैसे ही ये 20% कटेगा, ऑटोमेटिक MIS या इंफॉर्मेशन में उस बंदे की इनवाइस और उसका टैक्स ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेल या परचेज ऑटोमेटिक आपकी वेरीफाइबल हो जाएगी। असल में पीछे वो ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लोगों को लाना चाह रहे हैं। ये तो हमने कहा थोड़ा कम कर लेते हैं, आप 1.1% ले लें, 0.5% ले लें, लेकिन वो चूंकि 20% की बात हो रही है तो दोनों में चाहे 152 है या 153 है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अब रिड्यूस रेट का आपको मिलेगा, 100% वाला नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज उन्होंने मान ली कि लोगों ने कहा जिनकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है उसको क्यों रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, 159 में हम ये जरूर डाल देते हैं टू दी एक्सटेंट ऑफ अगर बंदे की इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो हम उसको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ये हम पावर इंटैक्ट कर देते हैं, अदरवाइज नहीं है। ये उनके रेफरेंसेस बीच में से उन्होंने निकाल दिए, सारी बात है, क्योंकि वो एडजस्टेबल अब हो गया। ये भी वही है। ये आ गया जी आपका जो लोग नॉन एटीएल में है और मोबाइल और सिम में, और आपका हम यही फैसलाबाद में बात हो रही थी, मैंने कहा आपने बिजली और गैस तो काटती, पानी रह गया था आपका, वो क्यों नहीं डाला आप लोगों ने? वो भी डाल दे पानी आप, ताकि तो वो लोगों ने फिर मजाक किया कि जी फिर ऑक्सीजन पे भी पाबंदी लग जाएगी एक दिन। बात अब ये है कि उन्होंने लॉ फोर्स तो करना है ना जी, पैसा तो चाहिए बारह। अच्छा, पाबंदी क्या लगी कि अब आप मुल्क के अंदर तो ट्रेवल कर लेंगे, मुल्क से बाहर नहीं आप जा सकेंगे। अगर आपका उस STGO में नाम आया तो फिर एक ने आवाज LCC में दी, उन्होंने कहा जी वो मेरी बीवी तो नॉन फाइलर है, वो मेरे साथ नहीं जाएगी क्या? मैंने कहा भाई बात ये है, पहले उन्होंने जो आपको जो पहले STGO में नाम डालने हैं उससे पहले उन्होंने 22 की रिटर्न्स लोगों की चेक की, फिर उनको 23 का नोटिस दिया 114(4) का, उसके बाद जवाब नहीं आया तो फिर उन्होंने STGO इशू किया। उसमें भी अगर आप कंप्लायंस कर देंगे तो विद इन 72 आवर्स या 48 आवर्स उसे कह रहे हैं आपका नाम उसमें से बाहर निकल जाएगा। सो हर बंदे के लिए ये नहीं है, जिस पे लॉ अप्लाई होता है उसको बकायदा नोटिस आया होगा, उसकी वो नॉन कंप्लायंस करेगा, फिर इसके अंदर नाम आएगा, तब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। अदरवाइज ये हर बंदे के लिए नहीं है। ये भी एक हवा बनाया हुआ था, खौफ लोगों ने फैलाया हुआ था, तो इसको भी जरा करेक्शन कर लें, अगर नहीं है तो ठीक कर लें। ये जी अब पेनल्टीज, इसमें काफी ज्यादा उन्होंने चेंजेस की हैं। पहले तो ये है कि जो फाइनल रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेगा, 117(3) आपको पता है जब डिसकंटिन्यूड हो जाता है बिजनेस का तो फाइनल रिटर्न एक फाइल करनी होती है, अगर आप नहीं करेंगे तो वही पेनल्टी लगाई जाएगी जो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की है, वो उन्होंने आगे डाल दिया। नेक्स्ट है जी मेरे पास, अगर कोई ट्रेडर रजिस्टर्ड नहीं होता या बाद में एडवांस टैक्स नहीं देगा तो 7 दिन के लिए पहले दुकान बंद होगी, फिर भी नहीं बाद आएगा तो अगले 21 दिन फिर बंद हो जाएगी, कारोबार नहीं करने देंगे। थर्ड वन है जी आपका जो अथॉरिटी
एफबीआर के ऑर्डर को नहीं मानेगी, उसके लिए वैसे बिल में हुआ था 100 मिलियन फर्स्ट डिफॉल्ट पे, वो उन्होंने आधा करके 50 कर दिया है, लेकिन सेकंड डिफॉल्ट पे उन्होंने वो 100 मिलियन जो है उन्होंने, पहले 200 था जिसको दोनों को आधा करके उन्होंने कहा कि अगर वो कंप्लायंस नहीं करेंगे 15 दिन के अंदर तो बड़ी हैवी किस्म की पेनल्टी उन्होंने प्रपोज कर दी। बाकी लिटिगेशन तो खैर अपनी जगह पर रहेंगी। 37(6) जो मैंने शेयर्स का कहा था, परचेज करेंगे तो टैक्स नहीं काटेंगे तो आपका 50% ऑफ जो टैक्स इन्वॉल्व है वो पेनल्टी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पेनल्टी का अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो बंदा इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स देगा, कनेक्शन फिल नहीं करेगा, नील की चीजें फाइल कर देगा, तो उसके ऊपर अभी ये रेड मैंने इसलिए किया कि कंपनी एंड एओपी है, इसमें इंडिविजुअल भी शामिल नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा और उनको फायदा ना हुआ तो इंडिविजुअल भी लेटर ऑन इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी डिक्लेरेशन को ठीक करें, क्योंकि मिनिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए है और ज्यादा आपके सामने है, और 10% ऑफ द जो टैक्स चार्जेबल होगा विच एवर इज हायर वर्ड यूज हो रहा है, तो मिनिमम तो 5 लाख तो आ गया भाई। अब इनकी आगे प्रोसिक्यूशन है, वो बंदा जो फाइनल रिटर्न नहीं फाइल करेगा, साथ सजा क्या दे रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी आप फाइन इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। अब लोग मतलब ये आगे का स्टेप है। फिर आगे अगर आप इंफॉर्मेशन सही नहीं देंगे रिटर्न के अंदर तो फाइन क्या जी, वो तो पिछला तो 5 लाख था ही, पेनल्टी और फाइन इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ अपॉन कन्विक्शन। फिर आगे अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कराते रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेलिटी नहीं करते तो फिर आपके पास 6 मंथ्स के लिए उन्होंने कहा बंदे को जरा अंदर की सैर कराओ और फाइन शाइन भी लगाओ इस बंदे को। ये 153 का रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट 80% तक का आपको मिलेगा, 100% का सर्टिफिकेट उन्होंने इसमें से निकाल दिया। वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज पैसा इकट्ठा करना नहीं है। किसी ने सवाल किया जी एडवांस टैक्स तो आपने ले लिया, तो ये 20% किस बात का, ये क्यों ले रहे हैं आप उससे? भाई डॉक्यूमेंटेशन और उसको कवर करने के लिए और कोई मकसद नहीं है। तो हमने रिकमेंड ये कहा था कि यार रेट जरा फिर कम कर लेना आप, तो वो उन्होंने उसका 20% तक फिलहाल तो रखा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वेल्थ स्टेटमेंट जी आपका, अगर आपको याद हो तो लोग ना सहारा ले लेते थे कि जी रेजिडेंट को सिर्फ पाकिस्तान के एसेट जो है ना वो वाले देने। उन्होंने उसमें भी अमेंडमेंट कर दी 116 में, क्योंकि 116 ये अलग पड़ा हुआ है जो कि आपने फॉरेन एसेट्स और लायबिलिटीज की डिक्लेरेशन अलग से करनी है। अब तो रिटर्न के अंदर एक कॉलम बकायदा पूरी एक रॉ बनी हुई है कि आउटसाइड पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो आपने शो करने हैं। तो रेजिडेंट के लिए भी अगर उसको नोटिस इशू हो जाता है या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है तो उसके जो एसेट्स वो डिक्लेयर करेगा इनसाइड पाकिस्तान के साथ आउटसाइड पाकिस्तान भी होंगे, नंबर 1। लेकिन हमने कहा था इसमें लायबिलिटीज नहीं आ रहा, तो अब उन्होंने लायबिलिटीज भी उसके अंदर डाल दिया ताकि फॉरेन लायबिलिटीज भी, एक बंदे ने लोन लिया हुआ है तो वो भी साथ उसको डिक्लेयर करें वेल्थ स्टेटमेंट। दूसरा जी स्पाउस, ये बड़ा अच्छा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपसे शेयर करने। उन्होंने कहा है पहले आप स्पाउस को क्लियर कर लें। उन्होंने कहा जी अगर कोई स्पाउस डिपेंडेंट है, अच्छा अब स्पाउस सिर्फ वाइफ नहीं होती, वाइफ के लिए बंदा भी स्पाउस है, कहीं बंदा डिपेंडेंट है कहीं औरत डिपेंडेंट है, तो जहां जो डिपेंडेंट होगा उसके एसेट्स दूसरा चाहे वो मेल है या फीमेल है वो अपनी वेल्थ के अंदर मर्ज करके दे सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर पैसे मैंने दिए हैं अपनी वाइफ के तो वो वाले एसेट्स में इधर इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। और ये सपोर्ट भी उस कॉन्सेप्ट को करता है जो आप दूसरों के नाम पे आप बेनामी एसेट जिसे आप कहते हैं एक्सप्लेनेबल जो होते हैं वो आप शो कर सकते हैं। लेकिन अगर वाइफ या हस्बैंड के अपने पैसे हैं उससे उसने एसेट लिए हैं तो वो अब आप अपनी वेल्थ के अंदर हस्बैंड या वाइफ इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा अनलेस वो डिपेंडेंट ना हो। इसमें था जी वो आपको याद है एक रो दी होती है कि जी जितने एसेट्स आपने ट्रांसफर किए बेचे तो उन्होंने उसमें फॉरेन एसेट डाल के और कंसिडरेशन शीट उनके लिए भी डाल दी है। बेस्ट जजमेंट जी इसमें एक आपको पता है वैसे तो रिटर्न फाइल नहीं की या डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो 121 आपको लगता है। उन्होंने एक और डाल दिया कि 117(3) की जो फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसको उस साल को भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 121 में लग सकती है। अच्छा इसको करने के लिए अब उन्होंने तरीका क्या अडॉप्ट किया है? उन्होंने कहा जी सेक्टोरल बेसिस पे एक तो है ना अजम्पशन प्रिजम्पशन पैरेलल केस हिस्ट्री प्रोफाइल सब चेक करें जो आपको समझ आता है। बेस्ट जजमेंट का मतलब भी ये होता है कि आपकी जजमेंट के मुताबिक बेस्ट इसकी असेसमेंट क्या होनी है। सेक्टोरल बेसिस उन्होंने ऐड कर दिया जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपकी रिकवरी वेस्टेज रेशो सबको कंसीडर करते हुए
जो बैंक जो बोर्ड सेक्टरल बेसिस पे प्रिस्क्राइब करेगा, अभी किया नहीं, जब वो करेगा उस बेसिस पे होगा। कमिश्नर की जी ये बड़ी बहस हमारी हुई थी 122A के अंदर, ये अमेंडमेंट होनी थी 127 में, गलती से 122A में आ गई, क्योंकि कमिश्नर की रिवीजन पावर अनलिमिटेड होती है, उस पर कैसे आप लिमिट लगा सकते हैं। तो अब उन्होंने यहां करेक्शन यहां से निकाल दिया और रेलिवेंट 127 सेक्शन में इसको डाल दिया। अच्छा, अब जो आगे जा रहा है जी वो आपके 124 से लेके ऑनवर्ड सारे में ओवरऑल व्यू आपको दे देता हूं। बेसिकली अपील्स के अंदर जो मेजर चीजें हैं उस पर मैं 5 मिनट करके इसको मैं क्लोज करूंगा, बाद में कोई सवाल होंगे तो आप कर लीजिए। आपको बल्कि मैं एक चार्ट दिखाता हूं और आसान कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं अपना भी और आपको। ये देखें, ये चार्ट, अगर आप ऊपर मैंने कॉलम बना दी इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास 20 मिलियन तक की आप अपील फाइल करेंगे, उसके बराबर या कम है। सेल टैक्स में इसको आधा करते जाए, 10 मिलियन सेल टैक्स के लिए और एफईडी के लिए 5 मिलियन तक। अगर आप इससे ऊपर गए तो फिर आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अच्छा, अब आप इनके अगेंस्ट पहले या दूसरे कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अगर आपके अगेंस्ट कोई फैसला होता है पॉइंट ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो तब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पॉइंट ऑफ फैक्ट पे हार गया तो आगे रेफरेंस एक्सेप्ट नहीं होना, वो आपको पता है। हाई कोर्ट सिर्फ पॉइंट ऑफ फैक्ट वो नहीं सुनेंगे, टाइम नहीं है इतना उनके पास, सीधी बात है। नंबर 1, राइट आपको नहीं दिया गया। अच्छा, अब करना क्या है, इसको पढ़ के एक चीज समझ आती है। अगर आप कोई किसी भी अपील में जाते हैं, चाहे आप ट्रिब्यूनल में जाएं या कमिश्नर अपील के पास जाएं, आपने लाजमी पॉइंट ऑफ लॉ अंदर डालना है। हारे या जीते बाद की बात, वो आप डाल देंगे तो आपको एक सेकंड स्टेज जो है वो हाई कोर्ट की वो मिल जाएगी। एक बात होगी। दूसरा, इसको पढ़ के ये भी समझ आता है कि फैक्ट की बेसिस पे अब फॉरम सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, या कमिश्नर अपील है या ट्रिब्यूनल है। पहले दोनों ही होते थे। मैं अगर कमिश्नर अपील से हार जाता था तो मैं ट्रिब्यूनल चला जाता था, और ट्रिब्यूनल के बाद फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन। रिव्यू अगर प्रेसिडेंट के पास जाना है वो अपनी जगह पे। अब आपको एक ही फॉरम है। अब इसको पढ़ के एक और चीज भी समझ आती है, जितना आप केस नीचे मजबूत बनाएंगे उतना ही आपको फायदा ज्यादा पहुंचेगा। जितना कमजोर केस आप ऊपर लेके जाएंगे, स्पेशली फैक्ट की बेस पे, आपको आगे जाके ये पता चलेगा कि हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के जजेस को उन्होंने जुडिशियल मेंबर से बाहर निकाल दिया, तो फिर वहां बैठा कौन होगा? अकाउंटेंट मेंबर। अब अकाउंटेंट मेंबर के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ लॉ करे, तो फिर वो सुनेगा क्या? पॉइंट ऑफ फैक्ट। तो पॉइंट ऑफ फैक्ट को भी मजबूत करें लॉ के साथ। लॉ का चलेगा आपका जाके उधर रेफरेंस हाई कोर्ट के अंदर जाके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये उसी तरह चार्ट मैंने बना दिया। एक नई चीज और मैं ऐड करूंगा, वो ये है, एक तो आपको पता है कि रेफरेंस हाई कोर्ट में फीस 100 रुपए से बढ़ के 50,000 हो गई है। 15 दिन के अंदर जो रिकॉर्ड है, चाहे कमिश्नर अपील के पास से आप हारे या ट्रिब्यूनल से हारे, वो रिकॉर्ड आपने आगे हाई कोर्ट में प्रेजेंट करना है। वो लेना है उन्होंने आपसे, अटेस्टेड कॉपी आप लेंगे। प्लस अब ये है, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज जो नजर आ रही है वो ये है, आखिरी जो मैंने दिया ना, रिकवरी ऑफ जो एरियर्स है। इस साल इस वक्त इन्होंने देखें, आपको याद है कि कमिश्नर अपील में ना तीनों लॉज में, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी में एक सेक्शन रेलिवेंट है। वो ये कहते हैं अगर आप 10% ऑफ द डिमांड पे कर देना और अपील फाइल कर दें तो ऑटोमेटिक आपको स्टे मिल जाता। ये फैसिलिटी उन्होंने सेल टैक्स के अंदर ट्रिब्यूनल में भी डाल दी है कि अगर आप अपना ऑटोमेटिक स्टे लेना चाहते हैं तो आप 10% ऑफ द डिमांड अपील फाइल करके ट्रिब्यूनल में वो जमा करवा दें। जमा तो एफबीआर को ही होना है, लेकिन आप वो अमाउंट जमा करा देंगे तो ऑटोमेटिक आपको स्टे मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 48 में अमेंडमेंट की गई, लेकिन ये फैसिलिटी ट्रिब्यूनल में इनकम टैक्स और एफईडी में ऐड नहीं की गई। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर सेल टैक्स वाले को फैसिलिटी मिल सकती है तो वो इनकम टैक्स और एफईडी वाले को भी रेलिवेंट सेक्शन के थ्रू वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मैं कमिश्नर अपील्स की बात नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है अपनी जगह पे, वो तीनों लॉज में अवेलेबल है। एक ये है कि आप पैसे देके यानी डिमांड जमा करा के 10% ले लें, एक ये है कि हेयरिंग करके स्टे ले लें, वो अपनी जगह पे है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल में आपको नजर आएगी कि हमें जब रिकवरी का नोटिस आता है तो आपको पता है स्टे तभी मिलता है जी। रिकवरी का नोटिस दिखाएं किधर,
खाली अपील पे नहीं आपको स्टे मिलेगा। तो एक तो रिकवरी का नोटिस है। दूसरा, अब अगर मैं डायरेक्ट गया ही ट्रिब्यूनल में हूं तो क्योंकि एफबीआर ने ऑलरेडी एक सर्कुलर इशू किया हुआ है कि अगर बंदा पहली अपील में आया है एटलीस्ट, और हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट्स है इस पे कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट फॉर्म पे बंदे को गुजरना चाहिए, तब आप डिमांड उससे प्रेस करें। तो सवाल ये है अगर मैं डायरेक्ट आई ट्रिब्यूनल में हूं तो मेरे लिए तो वो पहला ही है। तो उस सूरत में क्या फिर आप मुझे उसी तरह ही रिलीफ देंगे जिस तरह कमिश्नर अपील के पास है? अच्छा जी, ये बाकी तो आप सारे उसको देख लीजिएगा, वही है मैंने कॉपी किया हुआ। अगर वो खास चीज है तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ये भी हो गया। ट्रिब्यूनल का मैंने आपको बता दिया, फीस का भी बता दिया। हाँ, इनके टाइम जो है वो मैं चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, चार्ट में जरा आसानी हो जाएगी। ये सारा मैंने वही पकड़ा है जो अमेंडेड लॉज के अंदर था। ये देखिए, ये फीस का चार्ट है। अगर आप कमिश्नर अपील को देखते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं, ना फीस में ना डेज में। हाँ, अपील का जो फैसला है उसका टाइम उन्होंने कम कर दिया। एक्चुअली एफबीआर ने या लोगों ने ये कहा जी कि पैसे बहुत ज्यादा ब्लॉक है, अब जल्दी जल्दी फैसले करवाएं, बड़ा पैसा इकट्ठा होगा। तो उन्होंने फाइलिंग की अपील का टाइम भी कम कर दिया और डिसीजन करने का टाइम भी कम कर दिया, दोनों तरफ से कम कर दिया। अगर आप ट्रिब्यूनल को देखते हैं तो फीस 5,000 से बढ़ के 20,000 हो गई है और 60 दिन से रिड्यूस होकर 30 हो गए। इसी तरह अदर्स के लिए भी उसी तरह है। ट्रिब्यूनल में और रेफरेंस में भी आपको पता है उसमें भी 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते थे, जिसको रिड्यूस करके उन्होंने 30 डेज कर दिया। एक और बात, रेफरेंस में अगर जाना है और आपको स्टे चाहिए तो 30% ऑफ द डिमांड आपको जमा कराना पड़ेगा। इस पे ऑलरेडी जजमेंट्स आ चुकी है, मैं वैसे एक रेफरेंस के तौर पे लाया भी हूं। ये जजमेंट है जी जो ये कहती है कि अगर आप डिपॉजिट ऑफ टैक्स बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील इज नॉट ओनली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है वाइड क्लॉज 9 and 10A but also held as unconstitutional by the Lahore High Court। ये 2000 PTD LHC 122 है, इसमें हेल्ड हुआ है जब 10% डिमांड उन्होंने कहा था जमा कराएं वरना आप अपील नहीं फाइल कर सकते। तो उस वक्त भी ऑलरेडी ये जजमेंट आई हुई है, तो आप इसको भी अब ओबियसली नए सिरे से चैलेंज होगा कि यार ये तो ऑलरेडी हेल्ड हुआ है कि अपील की कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए टैक्स के शक्ल में। ये एडीआर का है। एडीआर में बेसिकली उन्होंने 50 मिलियन तक कहा है कि एक बंदा जो है वो इसमें जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि एसओई जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उनको उन्होंने कहा आपने अपील नहीं करनी, आप सीधा जाएंगे एडीआर के पास। अगर वो फैसला नहीं करते तब आप अपील करें, वरना आप एडीआर के पास जाए। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं, ये बाहर आ गया। प्रॉफिट ऑन डेट जी, आपको याद होगा जितने लोग वो नेशनल सेविंग सेंटर या प्रॉफिट ऑन डेट 15 का 30% था नॉन एटीएल के लिए, उसको मजीद 5% बढ़ा के उन्होंने 35% कर दिया। ये 236 साहब का जी और एच जिसपे ताहिर बार साहब बैठे हुए हैं, बड़ा हमने ज्यादा इन्होंने छोड़ डाला था जो पॉइंट लॉजिकल था। अब उसमें थोड़ा सा कुछ जहां एक्सक्लूजन है, दो बातें। एक तो ये है कि पहले था सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर, जी 236 जी, और एच था आपका वो सेल टू आपका अल्टीमेटली रिटेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या बाकी सब करेंगे, उनको भी उन्होंने इसके अंदर डाला हुआ था। एक तो उन्होंने सेक्टर ओपन कर दिया, किसी भी सेक्टर के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो इसमें शामिल। और आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक जो आपके पेट्रोलियम वाले हैं उन्होंने एक सर्कुलर इशू करा लिया है। उन्होंने अपने आप को तो बीच में से बाहर निकाल लिया कि जो 156A में अपनी कमीशन पे टैक्स देंगे उनके ऊपर 236 जी और एच अप्लाई नहीं होगा। प्लस अगर आप डायरेक्ट फर्ज करें बाटा पाकिस्तान लिमिटेड है, वो अपने ही पॉइंट पे डायरेक्ट जनरल पब्लिक को बेचेगा, तब भी 236 जी और एच अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बीच में है ही कोई नहीं। लेकिन अदरवाइज जो है उन्होंने इसमें जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली अब पर्पज भी इसका फिर वही है। एक तो नॉन फाइलर का रेट बढ़ गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले इसमें जो एटीएल वाला है उसका रेट नहीं बढ़ा, जो नॉन एटीएल वाला है उसका 236 जी में 2% हो गया है और जो दूसरा है उसका 2.5% है। वो आगे जाके आपको चार्ट फॉर्म में मिल भी जाएगा। मिनिमम टैक्स जी 148 में उन्होंने क्या कहा है कि थर्ड शेड्यूल आइटम के अलावा अब एफबीआर इनकम टैक्स पर्पस के लिए इंपोर्ट की मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करेगा
उसके ऊपर फिर जो आपने ऑलरेडी वो जो सेल टैक्स और एफईडी पे अगर की है ऐड करके, तो उस अमाउंट के ऊपर जो टैक्स जो है इनकम टैक्स है वो चार्ज करेगा। लेकिन अभी इसके ऑब्वियसली इसका जो तरीकाकार है फर्दर जो है अभी वजह होना बाकी है। ये 152 मैंने आपको करा दिया था कि 80% तक होगा डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। ये जी आपका जो टूल मैन्युफैक्चरिंग है, पहले सेल टैक्स में इशू रहा, एफबीआर कहता था मैन्युफैक्चरर है और सेल टैक्स वाले कहते थे कि ये हमारे पास सर्विसेज वाला है। तो वो मेनली तो अब ज्यादा पावर चलेगी एफबीआर के पास कि उसको मैन्युफैक्चरर ले लिया। लेकिन इन्होंने अब इस दफा चेंज ये किया कि टूल मैन्युफैक्चरर को उन्होंने कहा भाई आप गुड्स नहीं बेच रहे, आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो उन्होंने वो वाला कर दिया है बढ़ा के। आप देख सकते हैं नीचे आपको नजर आ रहा है, कंपनी के लिए 5 की जगह हो गया है, ठीक है 9%, और अदर्स के लिए 5.5 से बढ़ा के 11%। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जी, अगर आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो पहले सीसी के हिसाब था, 2000 सीसी के ऊपर वैल्यू के हिसाब से था। तो दोनों तरफ उन्होंने क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है कि आपका उन्होंने पहला कॉलम देखेंगे जो 2024 वाला है, थर्ड कॉलम जो बेसिकली है, तो वैल्यू बेस था वो उसको जो सीसी बेस था उसको बढ़ा के वो ले गए हैं वैल्यू बेस। और रेड मैंने इसलिए किया कि ये पहले ही 2000 सीसी के ऊपर 6, 8 और 10 था, उसको भी बढ़ा के फर्दर 7, 9 और 12% कर दिया। तो अब जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की होगी, नई या पुरानी गाड़ी जो 234 सेक्शन में आएगी, उसकी वैल्यू के हिसाब से उसके ऊपर जो है वो जो टैक्स होगा वो चार्ज किया जाएगा। किसी ने सवाल किया जी फैसलाबाद में पुरानी गाड़ी का क्या होगा, तो मैं कहा भाई बुला लेना फिर प्रॉपर्टी डीलर को या कार डीलर को, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू लग सकती है तो कार की भी लग जाएगी अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ। वरना आपको पता वो इनवाइस प्राइस और जीडी की कॉपी मांगते हैं, उसको देखते हैं। सब्सिडी जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैं 1 मिनट इस पे लूंगा। असल में बात यह है, जब फेडरल गवर्नमेंट आपको कोई छूट देती थी तो हम क्या करते थे, फर्ज करें मैंने एक चीज इंपोर्ट की, मेरी 1 करोड़ की मशीनरी है, उन्होंने मुझे 10% वापस कर दिया, तो हम क्या करते थे वो 10 लाख एग्जेम्प्ट कर देते थे और कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर देते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई एग्जेम्पशन खत्म, जो सब्सिडी आपको मिलेगी आप टैक्स देंगे। अब आपने इसको पढ़ना है 76(10) सेक्शन के साथ मिला के। तो अब ये होगा कि पहले भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर मैं एसेट इंपोर्ट करता हूँ और मैं सब्सिडी पे टैक्स दे देता हूँ, तो मुझे अब कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन पर